पंचकूला की त्रासदी। प्रवीण मित्तल और उसके परिवार की करुण कहानी पर। कहानी है प्रवीण मित्तल और उसके परिवार की, जिनके सपनों का पीछा करते हुए जिंदगी के कर्ज के बोझ के तले दब गई। अंत एक दुखी सामूहिक आत्महत्या समाप्त हुई। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, आर्थिक संकट, सामाजिक समर्थन की कमी का दर्पण है। आइए इस कहानी को प्रवीण के जन्म से शुरू करते हैं और उस त्रासदी तक ले जाते हैं जो पंचकूला में 27 मई 2025 की रात घटी। राम राम, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। प्रवीण मित्तल का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला में हुआ। 1980 के दशक में बरवाला एक छोटा सा कस्बा था, जहां अधिकांश परिवार खेती और छोटे मोटे व्यवसायों पर निर्भर थे। प्रवीण परिवार मध्य वर्गीय था, जिसमें उनके माता पिता, कुछ रिश्तेदार एक साधारण सा जीवन जी रहे थे। उनके पिता छोटे स्तर पर व्यापार करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर थी, लेकिन कोई खास संपदा नहीं थी। प्रवीण बचपन से ही मेहनती, महत्वाकांक्षी थे। स्कूल में पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिले। सन 2000 के दशक में शुरुआत में प्रवीण ने अपने सपनों को साकार करने के लिए परिवार के साथ चंडीगढ़ के नजदीक पंचकूला में बसने का फैसला किया। पंचकूला, जो हरियाणा का एक उभरता हुआ शहर था, उनके लिए अवसरों का द्वार लगता था। प्रवीण ने शुरुआत में छोटे मोटे कदम किए। करना दादा, 1 मिनट पर। चलो कोई नहीं, मैं काट दूंगा, चलने दो। प्रवीण ने शुरू में छोटे मोटे काम किए, जैसे स्थानीय व्यापारियों के साथ हिसाब किताब का काम, कुछ समय के लिए एक निजी कंपनी में नौकरी। उनकी मेहनत और लगन ने जल्द ही उन्हें स्थानीय व्यापारियों के बीच पहचान दिलाई। 2009 में प्रवीण की शादी रीना से हुई, जो देहरादून के एक मध्य परिवार से थी। रीना एक शिक्षित और समझदार महिला थी, जिन्होंने प्रवीण के सपनों का समर्थन दिया। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां, एक बेटा हुआ और परिवार में प्रवीण के बुजुर्ग माता पिता भी शामिल थे। चंडीगढ़ पंचकूला क्षेत्र में रहते हुए प्रवीण ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ छोटे व्यापारी उपकरण शुरू किए, जैसे कि स्क्रैप और रिसाइकलिंग से जुड़ा काम। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक स्क्रैप फैक्ट्री शुरू करने का निर्णय लिया। यह कदम उनके लिए बहुत बड़ा था, जिसके लिए उन्हें भारी मात्रा में कर्ज भी लेना पड़ा था। हरियाणा प्रदेश हिमाचल प्रदेश का बद्दी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। प्रवीण ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया और अपनी स्क्रैप फैक्ट्री शुरू में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने स्थानीय और पड़ोसी राज्यों में स्क्रैप आपूर्ति का एक नेटवर्क बनाया, लेकिन यह व्यवसाय पूंजी गहन था और प्रवीण को अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए बैंक से 1 करोड़ से अधिक का कर्ज लेना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने रिश्तेदारों और स्थानीय साहूकारों से भी उधार लिया। प्रवीण का विश्वास था कि उनकी मेहनत और लगन से वे इस कर्ज को चुका देंगे और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देंगे। लेकिन बाजार की अनिश्चितताओं और बढ़ते कर्ज का ब्याज ने प्रवीण को मुश्किलों में डाल दिया। उनकी फैक्ट्री घाटे में चली गई और बैंक ने उनकी संपत्तियां, फैक्ट्री, पंचकूला में 2 उनके फ्लैट और अन्य वाहन जब्त कर लिए। प्रवीण पर कर्ज का बोझ 15 से 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही कर्जदाताओं ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया, उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस दबाव ने प्रवीण और उनके परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। कर्ज और धमकियों से तंग आकर प्रवीण ने अपने परिवार के साथ देहरादून शिफ्ट हो गए। यहाँ उनके लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। देहरादून में उन्होंने टूर एंड ट्रेवल का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वे टैक्सी चलाने लगे।
लेकिन यह व्यवसाय भी घाटे में चलने लगा। पर्यटन उद्योग की प्रतिस्पर्धा और आर्थिक तंगी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली। सामाजिक समर्थन की कमी ने प्रवीण को अकेला कर दिया। उनकी पत्नी रीना और बच्चे भी इस तनाव का हिस्सा बन गए। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। प्रवीण के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 27 मई 2025 की वो रात प्रवीण अपने पूरे परिवार, पत्नी रीना, माता पिता, दो बेटियां और एक बेटे के साथ पंचकूला में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा में शामिल होने आए थे। शायद यह उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक आध्यात्मिक शांति की तलाश। कथा के बाद रात करीब 10 बजे उन्होंने अपनी कार सेक्टर 27 के एक पार्क के पास खड़ा किया। कार के शीशे पर तौलिया लटका था। अंदर का दृश्य हृदय विदारक था। स्थानीय निवासी पुनीत राणा ने कार में कुछ असामान्य देखा। उन्होंने प्रवीण से बात की, जिन्होंने कांपते स्वर में कहा, हमने जहर खा लिया है, बहुत कर्ज है, मेरे रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा। कार में प्रवीण, रीना, उनके माता पिता, 3 मासूम बच्चे बेसुध पड़े थे। उल्टियां और दवाइयों के पैकेट ने साफ कर दिया था कि उन्होंने सामूहिक रूप से जहर खाया था। पुलिस समय पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की 40 से 45 मिनट की देरी ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी। सभी 7 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो कार में 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें प्रवीण ने लिखा कि मैं बैंक से दिवालिया हो चुका हूं, मेरी वजह से यह सब हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, और अंतिम संस्कार मेरा मामा का लड़का भाई संदीप अग्रवाल करे। यह नोट उसकी हताशा और अकेलेपन का प्रतीक था। प्रवीण ने अपने परिवार को इस दुख से बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गए। शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि उनके जाने के बाद उनके परिवार जी नहीं पाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उस साल 121 सामूहिक आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 272 लोगों की जान गई है। प्रवीण मित्तल की कहानी हमें कई सबक देती है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। प्रवीण और उनके परिवार ने शायद उस अंधेरे में कोई रास्ता नहीं देखा, मगर समय पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलती तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और कलंक मुक्त करने की जरूरत है। आर्थिक सहायता प्रणाली, कर्ज में डूबे लोगों के लिए सरकार और बैंकों को राहत योजनाएं शुरू करनी चाहिए। मध्य वर्ग के लिए कर्ज प्रबंधन और पुनर्गठन की नीतियां जरूरी हैं। सामाजिक समर्थन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की उदासीनता ने प्रवीण को और अकेला कर दिया था। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना होगा। और फिर एम्बुलेंस की देरी ने इस मामले में सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। आपात सेवाओं को और चुस्त करना होगा। मदद के लिए संसाधन, यदि आप या आपका कोई परिचित तनाव, अस्वाद और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है, तो तुरंत मदद के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर 180059990019 पर जानकारी दें। प्रवीण मित्तल, रीना और उनके माता पिता और उनके 3 बच्चों की आत्मा को शांति मिले। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अनमोल है, इसे बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। उनके प्रियजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। फिलहाल इतना ही। बने रहिए अब तक इंडिया के साथ। मैं हूं विक्रम बिश्नोई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।